हेलो स्टूडेंट, संस्कृत की इस लाइव क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने विसर्ग संधि के विषय में अध्ययन कर रहे थे और विसर्ग संधि में भी हम बेटाओ लोप संधि के विषय में अध्ययन कर रहे थे। और विसर्ग लोप में हमने एक नियम पढ़ लिया था, जैसा कि आपको याद हो कि यदि अगर र के बाद र हो, नियम क्या था? नियम था र के बाद र हो तो पहले वाले र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है। और उस र से पहले यदि अगर अ, ई अथवा उ हो तो इस अ के स्थान पर तो बेटाओ दीर्घ आ, ई के स्थान पर बड़ी ई और उ के स्थान पर बड़ा उ हो जाता है। यह आपने विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 1 पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कि अंतर प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, शिशुर प्लस रोदिति बराबर शिशु रोदिति, हरि प्लस रम्य बराबर हरि रम्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 पढ़ चुके थे और उसके पश्चात हम विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 2 आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटाओ, तो ये नियम क्या कहता है भाई? बड़ा सरल सा नियम है। ये कहता है कि यदि अगर इस विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले क्या हो बेटाओ? आ, और विसर्ग के पश्चात यदि अगर तीसरा, चौथा, पांचवा य, व, र, ल, ह अथवा कोई भी स्वर हो, तो वहां पर ऐसी स्थिति होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है भाई। ऐसी स्थिति होने पर बेटा क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति होने पर इस विसर्ग का लोप हो जाता है। यही आपकी विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 2 है। पुनः समझना क्या कहता है भाई? यह कहता है विसर्ग से पहले यदि अगर आपको आ नजर आए और विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का, वर्ग से मतलब किसी भी लाइन का तीसरा, चौथा, पांचवा य, व, र, ल, ह अथवा कोई भी स्वर हो, तो ऐसी स्थिति होने पर विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के पश्चात इनमें से कोई भी एक वर्ण यदि आपको नजर आ जाए तो ऐसी स्थिति होने पर आपको सीधे वहां पर विसर्ग का लोप कर देना है। दूसरी एक चीज और भाई, ये तो हमारा नियम कहता है, लेकिन बेटाओ यदि अगर आपको विसर्ग से पहले कहीं पर भी आ नजर आ जाए ना, चाहे पीछे मत देखो, आप तो आगे ही देख लो बस। विसर्ग से पहले यदि अगर आपको आ नजर आए तो सीधे आप विसर्ग का क्या कर दो? लोप कर दो रे भाई। विसर्ग से पहले यदि अगर आपको आ नजर आए तो सीधे विसर्ग का लोप कर दो। आपको पीछे कोई भी वर्ण देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा केवल मात्र विसर्ग लोप संधि में ही आ आता है, दूसरी जगह आ का प्रयोग किया ही नहीं जाता। इसलिए विसर्ग से पहले कहीं पर भी आपको आ नजर आए तो सीधा विसर्ग का क्या कर दो? लोप कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लतः प्लस ए धन्ते, लता प्लस ए दंते, तो बेटा आप देखोगे कि यहां पर क्या आ रहा है नजर? विसर्ग आ रहा है। और इस विसर्ग से पहले लता, विसर्ग से पहले क्या लिखा हुआ? लता। तो इस लता यानी विसर्ग से पहले क्या? ता में क्या मिला हुआ है? आ। तो विसर्ग से पहले आपको क्या नजर आ रहा है? आ। तो हमारे नियम ये था कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए, बाद वाले वर्ण को मतलब ही नहीं है। तो विसर्ग से पहले आपको आ नजर आ रहा है तो इसका मतलब सीधा आप यहां पर क्या कर दो? विसर्ग का लोप कर दो। तो बेटा ये बन जाएगा लता ए धन्ते। क्या बन जाएगा? लता ए दंते। एक विशेष बात और है कि अब ये लता ए दंते बना है, तो ये जो शब्द है आपको इसको कहीं पर भी मिलाकर के नहीं लिखना है। आपको इन दोनों पदों के बीच में आपको गैप यानी थोड़ी जगह छोड़नी है। वह जगह क्यों छोड़नी है उसके पीछे भी रीजन है भाई। उसके पीछे यह रीजन है कि आपने यहां पर यह जगह छोड़ी, इसका मतलब
सामने वाला जो पाठक है, पढ़ने वाला है, वो देखने मात्र से ही समझ जाएगा कि यहाँ पर विसर्ग का लोप किया गया है, इसलिए दोनों पदों को अलग अलग लिखा गया है। इसलिए ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि जहां पर भी विसर्ग का लोप यदि आप करते हो तो आपको दोनों पदों को बिल्कुल पृथक पृथक यानी अलग अलग लिखना है। ठीक है भाई, जैसे कि लिखा हुआ है वृद्धा यान्ति, तो बेटा हो वो विसर्ग से पहले आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सीधा विसर्ग का कर देना है लोप और दोनों पदों को आपको अलग अलग लिख देना है। जैसे कि नरः गच्छन्ति, तो भाई क्या बन जाएगा, नरा गच्छन्ति। नरः गच्छन्ति का क्या बन जाएगा, नरा गच्छन्ति। तो बेटा हो सीधी सी सिंपल सी बात है कि कहीं पर भी आपको विसर्ग से पहले यदि अगर आ नजर आए तो सीधा आप वहां विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो, सीधा वहां विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो। जैसे कि बालः अत्र, तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका बाला अत्र। और इस प्रकार से आपका विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 2 समाप्त होता है भाई। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 3। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से ये प्रत्येक बालक को समझ में स्वतः ही आ चुका होगा। नियम सिर्फ इतना सा कहता है कि विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के पश्चात तीसरा, चौथा, पांचवा य, व, र, ल, ह अथवा कोई भी स्वर हो तो आप सीधा विसर्ग का लोप कर दो। लेकिन हम व्यवहारिक रूप में बात यदि करते हैं तो आपको बेटा पीछे वाले वर्ण को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ विसर्ग से पहले यदि आ नजर आए तो आप सीधा विसर्ग का लोप कर दो। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब हम बढ़ करके आगे बढ़ते हैं विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 3 भाई। तो बेटा नियम नंबर 3 क्या कहता है भाई, तो देखो रे भाई, नियम नंबर 3 कहता है कि यदि अगर एस अथवा स शब्द हो, इसके पश्चात विसर्ग हो, इसके पश्चात क्या हो, विसर्ग, और विसर्ग के पश्चात बेटा कोई भी वर्ण हो, विसर्ग के पश्चात कोई भी वर्ण हो, किंतु किसको छोड़ करके, तो लिखता है ये अ को छोड़कर। तो ऐसी स्थिति होने पर भी इस विसर्ग का बेटा हो लोप हो जाता है भाई। होना समझना भाई, क्या कहता है नियम, यह नियम कहता है कि यदि अगर विसर्ग से पहले, यदि अगर विसर्ग से पहले एस या स शब्द हो, विसर्ग से पहले एस या स शब्द हो तथा विसर्ग के पश्चात, विसर्ग से पहले तो एस या स शब्द हो तथा विसर्ग के पश्चात अ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो, अ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो, तो आप सीधे बेटा वहां पर आप विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो भाई। पुनः विसर्ग से पहले एस या स शब्द हो और विसर्ग के पश्चात अ को छोड़ कर कोई भी वर्ण हो तो आप विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो। कोई भी वर्ण हो पर अ को छोड़ के, अ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि यदि अ होगा तो वहां पर फिर आपकी उत्व संधि हो जाती है, इसलिए यहां पर इस अ को छुड़वाया गया है। इसलिए लिखा गया अ को छोड़ के कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप कर दो। फॉर एग्जाम्पल सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है सशंभु। तो बेटा आप देखोगे कि विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, स, तो विसर्ग से पहले स है ना, इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए, तो एक वर्ण है। और विसर्ग के पश्चात
ए को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो, तो यहां पर स आ रहा है, यहां पर अ नहीं है, तो सीधे आप क्या कर दो, विसर्ग का लोप कर दो। और विसर्ग का जब आप लोप कर देते हो तो फिर ये बन जाएगा आपका सशंभु। सॉरी, ठीक है भाई, यहां पर आपने क्या कर दिया, विसर्ग का लोप कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तो देखो भाई, विसर्ग से पहले एस शब्द है ना भाई, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, एस शब्द आ रहा है, और विसर्ग के पश्चात ए नहीं है, वह है, तो आप यहां पर भी विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो, और ये बन जाएगा आपका एषः विष्णु। जैसे कि तो भाई विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, स उवाच। तो देखो ना भाई, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, यहां पर स आ रहा है ना, और विसर्ग के पश्चात अ को छोड़िए कोई भी वर्ण हो, तो यहां अ नहीं है, तो यहां पर भी आप सीधा क्या कर दो, विसर्ग का लोप कर दो, और यह बन जाएगा आपका स उवाच। तो भैया इस प्रकार से आपका विसर्ग संधि का नियम नंबर 3 समाप्त होता है भाई। पुनः समझना रे भाई, क्या कहता है भाई नियम नंबर 3, तो समझना भाई। यह कहता है कि विसर्ग से पहले, किससे पहले, विसर्ग से पहले यदि अगर एस अथवा स शब्द हो, विसर्ग से पहले एस अथवा स शब्द हो, और विसर्ग के पश्चात अ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति होने पर आप सीधा विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं कि सशंभु एष विष्णु, सशंभु एष विष्णु, और आपका स उवाच। अब आगे बढ़कर के हम पढ़ते हैं नियम नंबर 4। ये क्या कहता है भाई, तो देखो समझ लो भाई, ये कहता है कि यदि अगर विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले क्या हो, अ, और विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर हो, किंतु वही अ को छोड़ करके, तो ऐसी स्थिति होने पर भी विसर्ग का लोप कर दिया जाता है भाई। पुनः समझना बेटाओ, ये नियम क्या कहता है भाई, तो ये नियम कहता है कि विसर्ग से पहले क्या हो, अ, विसर्ग से पहले अ हो, और विसर्ग के पश्चात अ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, तो ऐसी स्थिति होने पर हम सीधा विसर्ग का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी किताबों में ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा भाई, कृष्ण उवाच। तो देखो बेटा, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, अ, क्योंकि विसर्ग से पहले ऋण है, ऋण में क्या मिला हुआ है, अ, तो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, अ, और विसर्ग के पश्चात क्या है, को छोड़िए कोई भी स्वर, तो यहां पर उ आ रहा है, अ नहीं है, तो इसलिए सीधा विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो, और लोप करने के पश्चात दोनों पदों को आप लिख दो अलग अलग। जैसे कि बाल है इच्छति, तो बेटा यहां पर भी आप देखोगे क्या नजर आ रहा है आपको, विसर्ग, और विसर्ग से पहले क्या है, अ, और विसर्ग के पश्चात क्या है, अ को छोड़िए कोई भी स्वर, तो ई आ रहा है, तो ऐसी स्थिति होने पर भी आप क्या कर दोगे, विसर्ग का लोप कर दोगे, और यह आपका बन जाएगा बाल इच्छति। क्या बन जाएगा, बाल इच्छति। जैसे कि नरः आगच्छति,
नरः आगच्छति। तो बेटा वो स्थिति है, विसर्ग से पहले आपको र में स्थित अ नजर आ रहा है, किंतु विसर्ग के पश्चात यहाँ पर अ नहीं है बल्कि क्या है, आ है। तो हमारा नियम ये था कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, तो विसर्ग से पहले क्या है, अ। ये र है भाई, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, र, और र में क्या मिला हुआ है, अ। ठीक है, तो विसर्ग से पहले क्या है, अ, किंतु विसर्ग के पश्चात क्या आ रहा है आपका, आ। तो ऐसी स्थिति होने पर आप यहां पर भी विसर्ग का क्या कर दोगे, लोप कर दोगे। और लोप करने के पश्चात बेटाओ दोनों पदों को आप क्या कर दोगे, अलग अलग लिख दोगे। और इस प्रकार से आपकी विसर्ग लोप संधि आज समाप्त होती है भाई। ठीक है, तो बेटाओ हमने विसर्ग लोप संधि के कुल कितने नियम पढ़े, हमने विसर्ग लोप संधि के नियम पढ़े बेटाओ कितने, 4। हमारा नियम नंबर 1 था, नियम नंबर 1 क्या था, नियम नंबर 1 था भाई कि यदि अगर र के बाद र हो तो इस वाले र का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और इस र से पहले यदि अ हो तो अ के स्थान पर आ, ई हो तो बड़ी ई, उ हो तो बड़ा उ हो जाएगा। यह हमारा विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 1 था। इसके पश्चात हमने बेटा हो फिर पढ़ा हमने विसर्ग संधि का नियम नंबर 2। तो ये क्या कहता है भाई ये कहता है कि विसर्ग से पहले क्या हो, आ, और विसर्ग के पश्चात तीसरा क्या, किसी भी लाइन का, जैसे क की लाइन का तीसरा वर्ण क्या है, ग, यानी क ख, क तो पहला, ख दूसरा, अब ग तीसरा, तो ग घ ङ, यानी तीसरा चौथा पांचवा। तो विसर्ग के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अथवा य व र ल है अथवा कोई भी स्वर हो, तो ऐसी स्थिति होने पर भी हम विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप। और मैंने आपको एक स्थिति सीधी सी बताई थी कि आपको यदि कहीं पर भी विसर्ग से पहले आ नजर आता है, पीछे वाले वर्ण को देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि अगर आपको विसर्ग से पहले कहीं पर भी आ नजर आए तो आप तो सीधा विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो। जैसे कि लता एदंते वृद्धा यान्ति नरा गच्छन्ति बाला अत्र। उसके पश्चात बेटा हमने पढ़ा विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 3। यह कहता है कि यदि अगर विसर्ग से पहले एस या स शब्द हो और विसर्ग के पश्चात अ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति होने पर भी आपके इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। पीछे अ नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो, जैसे कि स शंभु, एष विष्णु, स उवाच। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बेटा विसर्ग लोप संधि का नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 क्या कहता है, यह कहता है कि यदि अगर विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के पश्चात अ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, तो ऐसी स्थिति होने पर भी आपके इस विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कृष्ण उवाच बाल इच्छति नर आगच्छति। बेटा यहाँ पर अ को क्यों छुड़वा गया, अ को इसलिए छुड़वाया गया क्योंकि आपने उत्तर संधि में पढ़ा था कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के पश्चात भी अ हो, तो ऐसी स्थिति होने पर इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और इस अ के स्थान पर अवग्रह बन जाता है। ये हमने उत्तर संधि में पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर इस अ को क्या करवाया गया है, छुड़वाया गया है। और इस प्रकार से आपकी जो है विसर्ग लोप संधि समाप्त होती है। बेटा 2 संधियां आपकी समाप्त हो गई। स्वर संधि के विषय में आप अध्ययन कर चुके हो और विसर्ग संधि के विषय में भी आप अध्ययन कर चुके हो। संधि व्याकरण की दृष्टिकोण से बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसलिए घटिका यंत्र के पश्चात मैंने सबसे पहले संधि का टॉपिक उठाया है। क्यों? क्योंकि संधि आपके प्रत्यय में सम्यक, मतलब संधि आपके हर जगह काम आएगी। पदों का विच्छेद करने के लिए संधि का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब हम जो है वो व्यंजन संधि के विषय में अध्ययन करेंगे भाई। संधि कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक है बेटा, समय बहुत कम बच रहा है, मुश्किल से 5 मिनट का शेष समय है, तो इस 5 मिनट में हम एक छोटी सी व्यंजन संधि का जो एक भेद है वह हम ले लेते हैं। और व्यंजन संधि का एक सबसे सरल भेद जो है वो कहलाता है अनुस्वार संधि। आप कंफ्यूज ना होना और एक साहब सर ने स्तुत्व नहीं पढ़ाई, स्तोत्व नहीं पढ़ाई, जसत्व नहीं पढ़ाई, चरत्व नहीं पढ़ाई और सीधे अनुस्वार संधि पढ़ा दी।
तो उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि समय कम है और मैं समझता हूं कि आपके 5 मिनट भी खराब ना हो, इसलिए 5 मिनट की पूर्ति के लिए मैंने आपको एक छोटा सा भेद ले लिया है व्यंजन संधि का। कौन सा? अनुस्वार संधि। बेटाओ अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार है, किंतु बार बार कहता हूं किसी भी बालक को इन सूत्रों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, आप तो डायरेक्ट समझो कि अनुस्वार संधि कहां होती है, तो समझो रे बेटाओ। ये कहता है कि भैया मैं के पश्चात, किसके पश्चात? मैं के पश्चात प्लस से पहले म हो और प्लस के पश्चात स्वर नहीं हो, ठीक है, यानी कोई भी व्यंजन हो, तो ऐसी स्थिति होने पर आप मैं के स्थान पर क्या कर दो? अनुस्वार। मैं को अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब समझ रहे हो ना, इस प्रकार का। और ये पदांत तो होना चाहिए भाई, ठीक है। पदांत और अपदांत दो भेद होते हैं भाई, एक तो होता है पदांत और एक होता है अपदांत। तो ये दोनों में क्या अंतर है या दोनों किसे कहते हैं? तो पदांत का मतलब बेटा पद का अंत, अपदांत का मतलब है अपद का अंत। तो पद किसे कहते हैं भाई? तो पद की तो परिभाषा संस्कृत में बताई गई है, सुप्तिंगतम पदम, यानी ये कहा गया है कि जिसमें सुबंत और तिगंत जुड़ जाए वो पद कहलाते हैं। सुबंत 21 होते हैं और तिगंत 18 होते हैं, किंतु आपको इस लेवल पर इन सब चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप तो यूं समझ सकते हो पद किसे कहते हैं, स्वर संधि में हम पढ़ चुके हैं भाई। पद किसे कहते हैं कि पद का मतलब वह है कि जिसका कोई एक सार्थक अर्थ नजर आता हो, सार्थक अर्थ जिसका निकलता हो वह पद है। जिसके रूप चलते हो या जिसके विभक्ति में रूप चल रहे वो पद है, या जो जिसका निर्माण हो चुका है वाक्य में जिसका प्रयोग किया जाना है वो पद है। और जो पद बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जो पूर्णता जिसने नहीं ली है, वह है आपका अपद। वह क्या? आपका अपद। और अपद का अंत क्या कहलाएगा? अपदांत। और पद का अंत क्या कहलाएगा? पदांत। ठीक है भाई। तो हमारा जो नियम है वो सिर्फ इतना सा कहता है कि मैं के पश्चात यदि अगर व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर सीधे क्या कर दो? अनुस्वार। जैसे कि हरिम वंदे, तो आपको बेटा मैं नजर आ रहा है प्लस के पहले, और मैं के पश्चात क्या आ रहा है? वह स्वर है या व्यंजन है? तो आपका आंसर होगा साहब व्यंजन है। तो व्यंजन है तो ऐसी स्थिति होने पर मैं के स्थान पर क्या कर दो? मैं को अनुस्वार कर दो, इस प्रकार का चिन्ह लगा दो। तो हमने मैं के स्थान पर क्या कर दिया बेटाओ? अनुस्वार बना दिया, और ये बन गया आपका हरिम वंदे। जैसे कि सत्यम वद, तो मैं है ना, मैं के पश्चात वही वह आ रहा है, वह क्या है? व्यंजन है। तो बेटा सीधा क्या बना दो इस मैं को? अनुस्वार, और बाद वाले वर्ण को आप जो का तो लिख दो, तो बन गया सत्यम वद। जैसे कि धर्मम चर, तो बेटा वही मैं नजर आ रहा है आपको, और मैं के पश्चात क्या आ रहा है? च। च आपका एक व्यंजन है, तो व्यंजन होने की स्थिति में इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार, और ये बन जाएगा आपका धर्मम चर। क्या बन जाएगा आपका? धर्मम चर। तो इस प्रकार से आपकी जो ये है अनुस्वार संधि वो भी समाप्त होती है भाई। पुनः समझना बेटा, हमने आज टॉपिक लिया विसर्ग लोप संधि का, तो वो तो पूरी विसर्ग संधि ही आपकी समाप्त हो चुकी है। उसके पश्चात हमने जो है वो पढ़ा बेटा कौन संधि? अनुस्वार संधि। व्यंजन संधि में हमने सबसे पहले अनुस्वार संधि के विषय में अध्ययन किया। अनुस्वार संधि का सूत्र था मो अनुस्वार है। सूत्र क्या था इसका? मोनुस्वार है। इस सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहता भाई सूत्र? सूत्र ये कहता है कि यदि अगर पदांत में यानी पद के अंत में म हो, ठीक है,
और मैं के पश्चात कोई भी व्यंजन हो, यानी नॉर्मल अपनी जो है सिंपल लैंग्वेज में से समझें तो ये कहता है कि प्लस के पहले यदि अगर मैं हो और मैं के पश्चात कोई भी व्यंजन हो तो ऐसी स्थिति होने पर मैं के स्थान पर क्या कर दो, अनुस्वार कर दो। जैसे कि हरिम बंदे, जैसे कि सत्यम वद, जैसे कि धर्मम चर, जैसे कि पाठम पठति। जैसे कि लेखम लिखती। तो बेटा पाठम पठती तो ये बन जाएगा पाठम पठती। यहां पर भी क्या बन जाएगा, लेखम लिखती। और इस प्रकार से आपकी जो अनुस्वार संधि है वो समाप्त होती है। कल की क्लास में हम व्यंजन संधि का भेद नंबर 2 उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।